इस्लामाबाद में हाल ही में हुई अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन इसका नतीजा निराशाजनक रहा। ये असफलता अचानक नहीं हुई, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास, अलग अलग प्राथमिकताओं और गहरी रणनीतिक असहमति का परिणाम थी। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो ये बातचीत शुरू होने से पहले ही कई मायनों में कमजोर आधार पर खड़ी थी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सीमित करे और भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता भी ना रखे। वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है। उसके लिए परमाणु तकनीक केवल हथियार का सवाल नहीं, बल्कि शक्ति, प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यही कारण है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। दूसरी तरफ ईरान की सबसे बड़ी मांग है आर्थिक प्रतिबंधों से राहत। वर्षों से लगे प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर कर दिया है। महंगाई बढ़ी है, रोजगार के अवसर घटे हैं और आम लोगों का जीवन कठिन हुआ है। ऐसे में ईरान चाहता है कि अगर वो कोई समझौता करे तो उसे बदले में ठोस आर्थिक फायदा मिले, लेकिन अमेरिका इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है। वो पहले ईरान से ठोस कदम चाहता है, यहां तक कि लिखित प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया गया, और बाद में राहत देने की बात करता है। यही असंतुलन बातचीत को आगे बढ़ने नहीं देता। इस बातचीत में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति होती है। अगर यहां कोई तनाव होता है तो उसका असर सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका चाहता था कि इस जलमार्ग में बिना किसी रुकावट के आवाजाही जारी रहे, लेकिन ईरान इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा। वो जानता है कि इस रास्ते पर उसका प्रभाव उसे बातचीत में ताकत देता है। ईरान की सोच यह है कि केवल एक या दो मुद्दों पर समझौता करना काफी नहीं है। वो एक व्यापक समझौता चाहता है जिसमें न केवल परमाणु कार्यक्रम बल्कि क्षेत्रीय राजनीति, सैन्य गतिविधियां और आर्थिक प्रतिबंध सभी शामिल हों। उदाहरण के लिए ईरान चाहता है कि उसकी जब्त संपत्तियां वापस मिलें, उस पर लगे प्रतिबंध हटें और क्षेत्र में उसके सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकी जाए। और यही कारण था कि लेबनान को सीज फायर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईरान ने बताया था। वहीं अमेरिका इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ने के पक्ष में नहीं है। वो चरणबद्ध तरीके से हल चाहता है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दायरा ही अलग अलग था। अमेरिका इसे एक सीमित संकट के रूप में देख रहा था जिसे जल्दी हल किया जा सकता है। वहीं ईरान इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा था जहां वो अपने सभी मुद्दों को एक साथ सुलझाना चाहता है। इस अंतर ने बातचीत को और ज्यादा जटिल बना दिया। अगर हम इस असफलता को गहराई से समझें तो ये केवल एक बैठक का विफल होना नहीं है। ये उन दशकों पुराने तनावों का परिणाम है जो समय के साथ और ज्यादा गहरे हो गए हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इतनी ज्यादा है कि कोई भी पक्ष दूसरे की मंशा पर आसानी से विश्वास नहीं करता। हर प्रस्ताव के पीछे शक की नजर से उसे देखा जाता है। इससे पहले भी कई बार बातचीत की कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। खासकर ओमान की मध्यस्थता में हुई वार्ताएं भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। हर बार वही समस्या सामने आती है। एक पक्ष को लगता है कि दूसरा ईमानदारी से बात नहीं कर रहा है और दूसरे को लगता है कि दूसरा ईमानदारी से बात नहीं कर रहा है। इस्लामाबाद वार्ता की विफलता के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। आज शाम 7:30 बजे तक की डेडलाइन दे दी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सबसे पहला असर इसका क्षेत्रीय स्थिरता पर देखने को मिल रहा है। मध्य पूर्व पहले से ही तनावपूर्ण क्षेत्र है और अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ता है तो यह पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। छोटे छोटे संघर्ष बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं। आर्थिक रूप से भी इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं।
इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो नेचुरली सप्लाई प्रभावित होगी, सप्लाई प्रभावित होगी तो आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी, डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो फिर आपकी महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप इसे इकोनॉमिक टर्म्स में समझें तो अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो महंगाई कम होती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन घटती है तो महंगाई बढ़ती है। और क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज तेल पर निर्भर करती हैं, ईंधन पर निर्भर करती हैं, और अगर ईंधन महंगा होगा तो फिर आप इस पूरी सप्लाई चेन का असर किस तरह से देखने को मिलेगा ये समझ सकते हैं आसानी से। वहीं भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा क्योंकि वो तेल आयात पर काफी निर्भर हैं। हम ऑलमोस्ट 80 to 85% इंपोर्ट करते हैं ऑयल। हमारा अपना बनाने का कोई ऐसा साधन है नहीं। परिवहन महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। हाल ही में एग्जाम्पल देख लीजिए एलपीजी सिलेंडर्स का। ईरान के अंदर भी इस असफलता का असर देखने को मिलेगा। वहां पहले से ही आर्थिक दबाव है और अगर प्रतिबंध जारी रहते हैं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। इससे वहां की सरकार पर दबाव बढ़ेगा और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना भी बढ़ सकती है। कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो सकती हैं जो ये कहती हैं कि पश्चिमी देशों पर भरोसा करना बेकार है। इसका एक और असर यह हो सकता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाए। अगर उसे लगता है कि बातचीत से कोई फायदा नहीं हो रहा तो वो अपने हितों की रक्षा के लिए और आक्रामक रुख अपना सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। क्षेत्रीय स्तर पर भी स्थिति खराब हो सकती है। ईरान के सहयोगी संगठन सक्रिय हो सकते हैं जिससे संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। इससे न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक शांति पर भी खतरा पैदा हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद में हुई ये बातचीत असफल जरूर रही, लेकिन इसने एक सच्चाई को स्पष्ट कर दिया, यानी कि एक स्थिति को क्लियर कर दिया कि जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी कठोर स्थितियों में बदलाव नहीं लाते, लचीलापन नहीं दिखाते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, तब तक किसी भी समझौते की संभावना शून्य के बराबर है। केवल बातचीत करना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए लचीलापन, भरोसा, वास्तविक समाधान की इच्छा भी उतनी ही जरूरी है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि दोनों देश अपने मतभेदों को समझें और धीरे धीरे विश्वास बहाली की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।